जय श्री राम। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है? किस धातु का उपयोग खाद्य पदार्थों के संवेष्टन या पैकेजिंग के लिए सामान्यतः किया जाता है? क्योंकि यह धातु सस्ती होती है और इसकी पतली चादरों को सरलता से किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो ये नीचे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं: एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और सोना। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। तो प्यारे बच्चों, जो हम खाना या खाने की वस्तुएं बाजार से लेके आते हैं, जैसे बर्गर या चाउमीन वगैरह, उनको पैकिंग करके देते हैं एक सफ़ेद कागज़ में, सफ़ेद कागज़ जैसे पतली धातु में, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? एक ऐसी धातु होती है जो पानी लगते ही आग पकड़ लेती है, पानी लगते ही। तो बेटे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक और सोडियम। इनमें से सही आंसर है सोडियम। लेकिन इससे ये जो 4 हैं, ये चारों ही धातुएं हैं, इस बात का हमें पता लगता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, कारण सहित बताएं कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो बेटे, पहले कारण क्या है? एल्यूमिनियम और तांबा धातुओं की श्रेणी में आते हैं, न कि अधातुओं की श्रेणी में। तो बेटा ये है असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम और तांबा हैं, दोनों धातुओं की श्रेणी में हैं, दोनों के अंदर धातुओं के गुण हैं, दोनों के अंदर चमक है, दोनों ही बिजली के या विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए ये असत्य है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, धातु ऑक्साइड अक्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और लाल लिटमस कागज को नीला कर देते हैं। ये बेटे इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये है, तो ये भी क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 3 इसमें दे रखा है, ऑक्सीजन एक अधातु है और श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्या है बेटे? सत्य है। जो ऑक्सीजन है वो अधातु होती है और जो हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन को ही अंदर खींचते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, जल गर्म करने के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का कुशल सुचालक है। तो ये क्या है? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये तांबा है, अकेला तांबा नहीं है, और भी जो धातु हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 4, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त क्यों हैं? तो इसका आंसर है, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे चमकदार होती हैं। ये धातुएं आघात वर्ध्य भी होती हैं, जिन्हें आसानी से विभिन्न डिजाइनों में डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये हवा जल के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील नहीं होती, इसलिए इनमें संक्षारण नहीं लगता। मतलब क्या है? ये खराब नहीं होती और इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इन्हीं धातुओं से हम आभूषण बनाते हैं, सभी धातुओं से नहीं बना सकते। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? स्तंभ 1 में दी गई धातुओं और अधातुओं का उपयोगों को स्तंभ 2 में दी गई अधातुओं और धातुओं के अव्यवस्थित नामों से सुमेलित कीजिए।
बेटा इसमें ये बताया है जो स्तंभ 1 है ये वाला और जो स्तंभ 2 है इसका मिलान करना है, लेकिन इनके जो नाम हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं देखो। पहला प्रश्न क्या है, विद्युतीय तारों में उपयोग, तो बिजली के तारों में क्या उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है तांबा। ये 3 नंबर पे लिखा है। लेकिन जो तांबा, ये ता पहले लिखा है, बा पीछे लिखा है, ऐसे अक्षर को आगे पीछे करके लिखा है, ऐसे ढूंढना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर है परबल, आघात वर्धनीय और तन्य। तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय है जिसको पीट कर चादर बनाई जा सकती है, आघात वर्धनीय का मतलब चादर बनाई जा सकती है, तन्य का मतलब जिससे तार बनाई जा सकती है, तो वो है सोना। बेटा 1 ग्राम सोने से, देखो सोने को ना 100 लिखा है, पहले ना लिख दिया फिर 100 लिख दिया, सोना मतलब उल्टे लिख रखे हैं। तो मैं बता रहा था आपको बेटे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार बनाई जा सकती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जीव इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो हम सब सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, तो इसका आंसर है 1 ओ ऑक्सीजन। देखो पीछे से नाम बन रहे हैं ऐसे, ऑक्सीजन। गै, जब मृदा में इसके उर्वरक को मिलाया जाता है तब पौधे स्वस्थ रूप से वृद्धि करते हैं। तो बेटे मिट्टी में जो खाद डालते हैं उसमें होती है नाइट्रोजन। तो ये देखो ये 4 नंबर पे जो नाम लिखा है ये नाइट्रोजन इससे बन जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर, जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल शुद्धिकरण में जो नाम इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है बेटे क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन। क्लोरीन ऐसी गैस है जो सरकारी पानी आता है नल के द्वारा, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, क्या है, क्या होता है जब मैग्नीशियम और सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और निर्मित उत्पादों की प्रकृति में क्या प्रमुख अंतर होता है? तो बेटा इस बात को समझो, जो मैग्नीशियम होता है वो धातु है और जो सल्फर होता है वो अधातु है। तो ध्यान से समझना इस बात को। जब मैग्नीशियम और सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक अक्षारीय ऑक्साइड है। बेटे धातु का जो ऑक्साइड होता है हमेशा अक्षारीय होता है और जो अक्षार होते हैं वो लाल लिटमस के पत्थर को, कागज को नीला कर देते हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, सल्फर क्या है? अधातु, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जो जलने के बाद बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो एक अम्लीय ऑक्साइड है बेटे। और अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस के कागज को लाल कर देते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जैसे नाम है अनिल। अनिल से ऐसे अमल, नी से नीला, ले से लाल। अमल क्या होते हैं? जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उनको अमल कहते हैं। तो उसके बाद बेटे प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में ये दे रखा है और इसको भरना है। खालिस्तान को जलाया, वायु और उष्मा मिलके क्या बने? राख। उसमें पानी मिला दिया तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को वायु की प्रेजेंस में जला दिया तो राख बन गई। उस राख में जब पानी मिलाया तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विलयन। और जब इस विलयन में लाल और नीले लिटमस मिलाए गए तो फिर क्या होता है? देखो मैग्नीशियम अभी बताया बेटे ये धातु होता है, धातु। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु को जलाने के बाद जो राख बचती है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। जो ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं
और कोई चीज़ अक्षारीय होती है तो देखो वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। तो लाल लिटमस तो नीला कर दिया, लेकिन नीला जो लिटमस है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। समाधान बुनियादी है, इसका मतलब यहाँ लिख दिया कि वो नीला ही रहेगा, ये लिख सकते हैं, वो नीला ही रहेगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आपको निम्नलिखित सामग्रियां दी गई हैं, उनमें से जल उबालने के लिए पात्र बनाने के लिए आप किस सामग्री का चयन सबसे उपयुक्त समझते हैं और क्यों? चर्चा कीजिए। तो लोहा दिया है, तांबा दिया है बेटे, सल्फर, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी और गत्ता। तो सबसे अच्छा जिसमें पानी उबाल सकते हैं तो बेटे वो है लोहा और तांबा, क्योंकि ये दोनों धातुएं हैं और ये अधातु है। सल्फर, कोयला अधातु है, प्लास्टिक, लकड़ी और गत्ता ये पदार्थ हैं, तो इनमें भी पानी नहीं उबलेगा। तो इनमें लोहा और तांबे में से एक को छांटना है, सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो अब उसके बारे में हम देखेंगे बेटे। देखो जल के उबालने के लिए बर्तन ऐसी सामग्री से बना होना चाहिए जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक हो। दिए गए विकल्पों में से लोहा और तांबा धातुएं हैं और दोनों ही ऊष्मा के अच्छे संचालक हैं। हालांकि तांबा बेहतर है। तांबा क्यों बेहतर है? क्योंकि यह एक लोहे की तुलना में जंग लगने के प्रति अधिक प्रतिरोधी है, इसलिए पानी उबालने के लिए तांबे का बर्तन आदर्श विकल्प है। बेटे इसका मतलब है लोहे के बर्तन में और तांबे के बर्तन में पानी गर्म करेंगे तो लोहे के बर्तन में जंग लग जाएगी, तांबा सुरक्षित रहेगा। इसलिए दूसरा बेटे, जैसे 1 किलोग्राम गैस से हम लोहे के बर्तन पे गर्म करेंगे और 1 से ही तांबे के बर्तन पे करेंगे। जो तांबे का बर्तन है वो ज़्यादा पानी गर्म करेगा इतनी ही गैस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। आपको लोहे की 3 कीलें दी गई हैं, इनमें से प्रत्येक क्रमशः तेल, जल और सिरके में डूबी हुई है। कौन सी लोहे की कील में जंग नहीं लगेगा और क्यों नहीं लगेगा? तो देखो बेटे, तेल में रखी लोहे की कील में जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तेल कील और हवा तथा नमी के बीच संपर्क को रोक देता है। जो तेल है वो कील और हवा तथा नमी के बीच को संपर्क को रोक देता है और यह धातु की एक सुरक्षात्मक परत बना देता है जो संक्षारण लगने से बचाती है। संक्षारण का मतलब है बेटा उसकी मात्रा को कम करना और उसको कमजोर करना। तो क्या होता है, जंग लगने के लिए वायु और नमी होगी तभी जंग लगेगा, तो ये तेल नहीं उनको मिलने देता, तो इसलिए ये सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न नंबर 10। धातुओं और अधातुओं में दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? अब बेटे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पार्ट का ध्यान से देखना। क्या है, धातुएं क्या काम करती हैं? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग भोजन को लपेटने के लिए किया जाता है। दूसरा है, धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे, एल्यूमिनियम के तार, जिनका उपयोग विद्युत प्रतिष्ठानों में किया जाता है। मतलब जो बिजली से चलने वाले यंत्र हैं उनमें ये तार डाले जाते हैं। उसके बाद है बेटे इसका पॉइंट नंबर 3, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं। इसका अर्थ है कि जब उन पर प्रहार किया जाए
तो वो गूंजती हैं, गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न करती हैं। पॉइंट 4, धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आमतौर पर खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। जो खाना बनाने के बर्तन हैं सभी में धातुएं हैं, क्योंकि ये अच्छी सुचालक होती हैं। उसके बाद है आगे धातुएं विद्युत की उत्कृष्ट सुचालक होती हैं, इसलिए विद्युत तारों में इनका उपयोग होता है। उसके बाद है अधातुएं। अधातुओं के गुण देखो अब। अधिकांश अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का प्रभावी ढंग से संचालन नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए सल्फर, कार्बन ऊष्मा और विद्युत प्रभाव को अवरुद्ध करने वाले प्रतिरोधक पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। जो बेटे जो सल्फर है और कार्बन है, ये करंट को रोकने के लिए भी काम करते हैं। इनके अंदर से करंट नहीं जाता है, विद्युत नहीं जाती है। पॉइंट नंबर 2, अधातुओं में भंगुरता की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से टूट जाते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कई धातुएं कमरे के तापमान पर गैस के रूप में उपस्थित होती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते बेटे कि सिर्फ धातुएं उपयोगी हैं। देखो ये ऑक्सीजन है, ये अधातु है, लेकिन सभी जीवधारी जो जिसके अंदर जीवन है वो सभी सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है। अगला है अधातुओं में आमतौर पर चमक नहीं होती। ग्रेफाइट के रूप में कार्बन का उपयोग पेंसिल, शुष्क सेल बैटरी में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपायों में एक है उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना। चूंकि सल्फर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर देखो क्या है। नहीं, लोहे को जंग से बचाने के लिए सल्फर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सल्फर पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। फिर भी यह लोहे पर जस्ता की तरह सुरक्षात्मक परत नहीं बनाता, इसलिए यह हवा नमी को लोहे की सतह पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। वे सल्फर की परत तो चढ़ा दी, लेकिन हवा और नमी लोहे तक पहुंच रही है, जिसके बाद उसको जंग लगता है। तो परत चढ़ाने का फायदा ही क्या है जब उसने वो काम ही नहीं किया। तो इसलिए जस्ते की परत इसको रोकती है। प्रश्न नंबर 12, एक लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में गर्म करना क्यों आवश्यक है? औजार बनाने के लिए एक लोहार लोहे के टुकड़े को तब तक गर्म करता है जब तक वह लाल न हो जाए। गर्म करने से लोहा गर्म हो जाता है, नरम हो जाता है, और जिससे वह अधिक लचीला हो जाता है और उसे मोड़ना, हथौड़े से पीटना और मनचाहा आकार देना आसान हो जाता है। अब लोहा गर्म है तो ये लोहार की मर्जी है कि उससे क्या औजार बनाना है, उससे कसी बनानी है या उससे क्या आइटम बनाना है। लोहार लोहे से अलग अलग बना सकता है। तो इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ बेटे। और जिसको इसके नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।